नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह जियोग्राफी में। आज हम एनसीईआरटी की श्रृंखला में भारतीय लोक व अर्थव्यवस्था में पाठ 10 पर बात करेंगे। परिवहन व संचार। परिवहन का क्या मतलब है, संचार का क्या मतलब है और किस प्रकार से परिवहन व संचार एक दूसरे के साथ चलते हैं। सामान्य रूप से दोनों चीजें उद्योगों के कारकों में भी आती हैं और परिवहन किसी भी देश में वहां पर उसकी आर्थिक व्यवस्था में भी समन्वय करता है। संचार वर्तमान में किसी भी चीज के लिए अपनी बात कहने का एक माध्यम हो चला है। तो इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या परिवहन है और क्या संचार है। तो पहली बात, दोनों का अर्थ क्या है। जहां परिवहन का मतलब सिर्फ व्यक्तियों और वस्तुओं को, जो व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। परंतु जब व्यक्तियों व वस्तुओं के अलावा किसी डाटा को, किसी तथ्य को, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाए, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो संचार कहलाती है। तो एक व्यवस्था में हमने व्यक्तियों या वस्तुओं यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित करना है या उसका स्थानांतरण होगा, जबकि दूसरी व्यवस्था में डाटा, तथ्य, सूचना, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाएगा। तो पहले हम परिवहन पर बात करेंगे कि परिवहन किस प्रकार का बिंदु है और किस प्रकार यह समन्वित रहेगा। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, तो अभी हमने बात की कि व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की व्यवस्था जो है वो परिवहन कहलाती है सामान्य भाषा में। आगे परिवहन को जो है प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला परिवहन है स्थल परिवहन, दूसरा परिवहन है जल परिवहन और तीसरा परिवहन है वायु परिवहन। तो तीनों बिंदुओं पर बात करेंगे। स्थल परिवहन, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से आप इसे सड़क या रेल में बांट सकते हैं, परंतु वर्तमान में पाइपलाइन को भी इसके साथ ही शामिल किया जाता है। दूसरी व्यवस्था जल की है, जिसके 2 भाग हैं। एक महासागरीय परिवहन, या इसको आप विदेशी व्यापार भी, विदेशी परिवहन में भी शामिल कर सकते हैं, या इसको आप अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन में भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा परिवहन है आंतरिक जल परिवहन। तीसरा परिवहन वायु परिवहन है, और वायु परिवहन भी 2 प्रकार का है, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। तो कुल हमारे सिलेबस में परिवहन के इतने बिंदु हैं। तो भारत में परिवहन की बात हो रही है, तो परिवहन बात कर ली, व्यक्तियों व वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया, स्थल, जल और वायु। स्थल में 3 प्रकार का परिवहन शामिल है, सड़क, रेल और पाइपलाइन। जबकि जल परिवहन में महासागरीय यानी अंतरराष्ट्रीय, जो कि पतनों से संबंधित होगा, और हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चैप्टर में सभी प्रकार के पतनों का क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हैं। आंतरिक परिवहन, जो किसी देश में नदियों, नहरों, तालाबों और झीलों के द्वारा चलेगा। इन सब में
जब इस व्यवस्था को देखा जाएगा तो इस प्रकार के परिवहन को आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर आप भारत में बात करें तो जिस प्रकार आप रोड्स के नेशनल हाईवेज देखते हैं, उसी प्रकार जल के भी नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं। उसके बाद में वायु में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दो प्रकार का परिवहन जो है वो शामिल है। तो आज हम पहले स्थल परिवहन पर बात करते हैं। अच्छा, पहले इनकी एक और बिंदु, कभी भी आए कि इनमें सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो जल परिवहन है। सबसे महंगा परिवहन का साधन स्थल परिवहन है, और स्थल में भी आप सड़क और रेल को, क्योंकि दोनों के लिए बकायदा आपको रूट्स बनाने पड़ते हैं, और रूट्स में उनकी निर्माण और उनकी मरम्मत, उनके रखरखाव का खर्चा आता है। परंतु जल या वायु परिवहन के लिए आपको किसी मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, वो पहले से बने होते हैं। इन दोनों पर महंगे साधन बनाए जाते हैं। चलने वाले जो साधन होंगे उनका निर्माण जो है इनके ऊपर किया जाएगा। चलिए, ये प्रमुख बातें थी जल, वायु और इसमें। अब स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, तीनों परिवहन में एक सड़क परिवहन ही ऐसा है जो आपको गेट टू गेट फैसिलिटी देता है, यानी द्वार से द्वार की सुविधा देता है। अच्छा, इसकी मेन बात क्या है, आप किसी भी परिवहन पर जाइए, चाहे रेल पर, चाहे आप जल परिवहन या वायु पर, आपको पहले किसी स्टेशन पर जाना पड़ेगा। परंतु सड़क परिवहन में ऐसा नहीं है। आपको अपने घर से लेकर जहां आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं वहां तक आपको बकायदा सड़क परिवहन का मार्ग दिखता है। परंतु चाहे आप रेल परिवहन को देखिए, चाहे आप वायु परिवहन को देखिए, चाहे आप जल परिवहन को देखिए, आपको पहले किसी स्टेशन पर जाना पड़ेगा, वो फिर आगे आपको स्टेशन पर ले जाती है। इन सब परिवहनों में द्वार से द्वार के लिए सिर्फ एकमात्र है सड़क परिवहन। गेट टू गेट फैसिलिटी देता है, आप सबको पता है इस बात का, हमने अभी बात की है इसके ऊपर। ये प्रमुख तीन परिवहन है। आज हम पहले बात करते हैं स्थल परिवहन पर। क्या बिंदु है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्थल परिवहन। चलिए स्थल परिवहन पर बात करते हैं। तो भारत में प्राचीन समय से ही आपको पता है कच्ची और पक्की सड़कों का प्रयोग देखने को मिलता है। कच्ची और पक्की सड़कों का प्रयोग देखने को मिलता है। चाहे आप शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रांड ट्रंक रोड को देखिए, जिसे वर्तमान में दो प्रकार के नेशनल हाईवे में बांटा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। दोनों अपने आप में एक विशिष्ट बिंदु है। तो स्थल परिवहन के अंदर हम आज सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन की। हम बकायदा देखेंगे कि कौन सी रोड कहां से कहां तक चलती है, क्या है। अभी हमने बात की कि सड़क परिवहन की पहली विशेषता तो ये है कि द्वार से द्वार की सुविधा देती है। दूसरी बात इनकी क्या है कि इसके मरम्मत, निर्माण और रखरखाव का खर्चा जो है वो अधिक आता है। दूसरी बात सड़क परिवहन की ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में अगर आप सड़क परिवहन को देखें तो हम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल है। सड़कों की लंबाई के हिसाब से, सड़कों की लंबाई के हिसाब से हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप 2017-18 के अनुसार देखें तो भारत में 56 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। कई बार बच्चे यहां वर्ग किलोमीटर लिख देते हैं, यहां वर्ग किलोमीटर नहीं लिखना, सिर्फ किलोमीटर ही लिखना है। अगर आप भारतीय सड़कों को देखें तो भारतीय सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इससे पहले सड़कों का इतिहास देख लेते हैं। भारत में सड़कों के इतिहास की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या उसके चलते समय में 1943 में एक नागपुर योजना बनाई गई भारत में सड़कों के विकास के लिए। तो ध्यान रखेंगे, भारत में सड़क विकास की पहली योजना
सन 1943 में बनाई गई, जिसका नाम था नागपुर योजना। अब ये योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी, सफल नहीं रही। उसके बाद में भारत ने एक 20 वर्षीय योजना जो है उसका निर्माण किया सड़कों को लेकर, जो कि सन 1961 में बनाई गई। 1961 में भारत में सड़कों को सुधारने के लिए या सड़कों के विकास के लिए एक 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया। चलिए, तो पहला तो है कि पहली योजना कब थी? 1943 में नागपुर योजना। और क्यों क्रियान्वित नहीं हो सकी? क्योंकि रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच में समन्वय नहीं बैठ सका। परंतु 1961 में आजाद होने के जस्ट या तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने एक 20 वर्षीय योजना सड़कों के विकास के लिए बनाई। क्रम चलता रहा। वर्तमान में भारतीय सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ी नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बाद राज्य सड़कें हैं, फिर जिला सड़कें हैं, फिर ग्रामीण सड़कें हैं और कुछ अन्य सड़कें हैं। अन्य सड़कों में आप सीमावर्ती सड़कों की बात कर सकते हैं, जिसका पूरा का पूरा लेन देन बीआरओ संभालती है। इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ 3 बड़ी योजनाएं भी चलाई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन ट्रायंगल, उस पर भी काम चला। इसके अलावा उत्तरी दक्षिणी गलियारा या पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि झांसी में आपस में काटते हैं, सरकार ने उसके लिए भी विशेष रूप से योगदान दिया। वर्तमान में आप भारतमाला परियोजना को भी देख सकते हैं, जो सड़कों के निर्माण में एक आधुनिक परियोजना है। तो इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सड़कें हैं कितने प्रकार की और उनका परसेंटेज क्या है। चलिए, भारत में सड़कें 5 प्रकार की हैं। सड़कों के प्रकार देख लेते हैं भारत में। पहली या सबसे बड़ी सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। दूसरी सड़क है भारत के अंदर राज्य सड़कें, इसको बोल सकते हैं स्टेट हाईवे। तीसरी सड़कें हैं जिला सड़कें, यानी डिस्ट्रिक्ट रोड। चौथी हैं ग्रामीण सड़कें, जिसको आप कह सकते हैं विलेज रोड। और 5वीं है अन्य सड़कें। भारत में सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम इसे मैप पर भी देख लेंगे कि भारत की प्रमुख सड़कें जो हैं वो मानचित्र पर कैसी दिखती हैं। चलिए, सबसे पहले इनको कौन कौन संभालता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव NHAI करता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो है वो भारत में इन सब सड़कों को संभालता है। आप बहुत बार एक नीली सी गाड़ी को जो है वो सड़कों पर देखेंगे दौड़ती हुई, उस पर लिखा होगा NHAI। NHAI सड़क मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था थी। तो ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका निर्माण सन 1995 में किया गया। और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रखरखाव और उनके निर्माण का कार्य जो है वो NHAI संभालता है। अब भारत में NHAI जो है वो काफी भागों में महत्वपूर्ण भी रहा। क्या प्रमुख चीजें रही NHAI की, उस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे द स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इससे पहले हम भारत की सबसे प्राचीन सड़क
जिसको कि आप ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं या जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जिसको कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि पेशावर से लेकर और कलकत्ता तक थी। परंतु विभाजन के बाद इस सड़क को अमृतसर से दिल्ली के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 में बांट दिया गया। तो भारत का आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 अमृतसर से दिल्ली है, तो NH1 जो है वो अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है। इन्हीं सड़कों पर नेशनल हाईवे नंबर 1A बनाया गया है, जो कि भारत की सबसे ऊंची सड़क है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2 योजनाएं चलाई। एक आप गलियारा पढ़ेंगे, दूसरा आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कलकत्ता थे। ये भारत में 4 बड़े महानगरों के बीच दूरी को कम करने के लिए 4 से 6 लेन वाली एक आधुनिक सड़क का निर्माण किया गया, जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 5846 किलोमीटर लंबा था ये। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 बड़े महानगरों को मिलाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर, 4 से 6 लेन वाली। इन 4 बड़े महानगरों के बीच दूरी को कम करने के लिए, परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों के लिए सड़क का निर्माण जो है वो सरकार ने करवाया। इसके अलावा 2 अन्य योजनाएं चलाई गई, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा जम्मू के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, जो कि असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। दोनों के दोनों गलियारे झांसी में आपस में काटते हैं। वर्तमान में उत्तरी दक्षिणी गलियारा भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 44। कई जगह पहले इसको 42 भी था, 44। उत्तरी दक्षिणी गलियारा 4016 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 4016 किलोमीटर लंबा है, जबकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो 3640 किलोमीटर लंबा है। दोनों योजनाएं 7656 किलोमीटर लंबी थी, जो कि बनाई गई। दोनों कहां काटते हैं? झांसी यूपी में आपस में काटते हैं। ये भारत में पहले है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी मैंने आपको मेन बात की। तो इन पर एक तो बात की, आपकी किताब में सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 7 दिया हुआ है, जो वर्तमान में नहीं है, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता था, वो अब नहीं रहा। नेशनल हाईवे देश की कुल सड़कों का सिर्फ 2% ही है। कितने प्रतिशत है? 2% है। परंतु सड़क यातायात का 40% परिवहन इन्हीं से होता है। तो सिर्फ 2% है, परंतु परिवहन का 40% भाग जो है वो नेशनल हाईवे संभालते हैं। राज्य सड़कें किसी देश की, किसी राज्य की राजधानियों को या उनके प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती हैं। स्टेट हाईवेज है नंबर 2 पर हमारे, और देश की कुल सड़कों का 4% इनके अंदर आता है। तीसरी है जिला सड़कें, किसी भी राज्य के अंदर
प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ती हैं और देश की कुल सड़कों का 14% भाग जो है वो जिला सड़कों में आता है। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, भारत में सर्वाधिक सड़कें कौन सी हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई में कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। देश के कुल हिस्से का 80% इन्हीं ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। तो नेशनल हाईवे 2% है, राज्य सड़कें 4% है, जिला सड़कें 14% है, ग्रामीण सड़कें 80% के आसपास हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अन्य से अलग सड़कें जो हैं, अन्य सड़कें। और अन्य सड़कों के अंतर्गत भारत में 2 प्रकार की सड़कें पड़ी जाती हैं। अन्य सड़कों में हम बात करेंगे, एक तो अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों की, तो एक तो अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अन्य सड़कों में आता है आपका सीमावर्ती सड़कें। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सड़कों में चाहे आप पाकिस्तान लाहौर बस सेवा को देखिए, चाहे मुनाबाव के आसपास या बांग्लादेश जाने वाली, नेपाल जाने वाली, ये सब सड़कें अंतरराष्ट्रीय सड़कों में आती हैं। सीमावर्ती सड़कों के लिए भारत सरकार ने बीआरओ का निर्माण किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमावर्ती सड़क संगठन। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो कि मनाली से लेह को जोड़ती है, उसे बीआरओ ने ही बनाया है। और बीआरओ की स्थापना सरकार ने कब की? सन 1960 में। और ये सुरक्षा की दृष्टि से या सामरिक महत्व के लिए सड़कों का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार की एक सुरंग, अटल सुरंग जो है लाहौल स्पीति को जोड़ती है, उसका निर्माण भी किसने किया? बीआरओ ने किया। ये सड़क जो है, ये जो सुरंग है 9.02 किलोमीटर लंबी है। लाहौल स्पीति घाटी जो है वो भारत से 6 महीने के लिए अलग थलग रहती थी बर्फबारी के कारण, परंतु अटल सुरंग बनने के बाद वो पूरा एरिया पूरे वर्ष भर भारत के साथ जुड़ा रहता है, जिससे कि वहां परिवहन में बाधा नहीं आती, किसी सेवा में बाधा नहीं आती। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा, इसके अलावा बीआरओ, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ऊंचाई वाली सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी करता है। ऊंचाई वाली सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी जो है वो बीआरओ करता है। तो बीआरओ की स्थापना 1960 में, एनएचएआई की स्थापना 1995 में। एनएचएआई सड़क मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। नेशनल हाईवेज 2% है भारत का, राज्य सड़कें 4% है, जिला सड़कें 14% है, ग्रामीण सड़कें 80% है। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर के बीच में है और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 2 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत के 4 बड़े महानगरों के बीच यातायात और निर्माण लागत के लिए बनाई गई 4 से 6 लेन वाली सड़कें, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कलकत्ता को जोड़ती है। इसके अलावा उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। एक उत्तरी दक्षिणी गलियारा 4016 किलोमीटर लंबा, जबकि पूर्वी पश्चिमी गलियारा 3640 किलोमीटर लंबा है। भारत की प्रमुख सड़कें जो है वो ये रही। आपकी किताब में एक अन्य लिखी हुई है भारतमाला परियोजना। क्या है, क्या उसका मोटिव था? भारतमाला परियोजना भारत के पूरे किनारे पर बनाई जानी थी। ये आप जो पूरा किनारा देखते हैं, इस पूरे किनारे पर एक योजना प्रस्तावित थी, भारतमाला परियोजना, जो कि तटीय क्षेत्रों को और सीमावर्ती इलाकों को आपस में जोड़ने वाली थी। इस योजना पर पुलों के निर्माण के लिए, अंडरपासेज के लिए, भारत के पूरे इलाकों को उद्योगों से जोड़ने के लिए इस सड़क को बनाया जाना है, और इसका ज्यादा काम जो है वो पूरा भी हो चुका है। इसी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सेतु भारतम योजना चलाई गई, जो कि इन सड़कों पर बड़े छोटे 1500 पुल
अंडरपासेस का निर्माण करेगी। तो आपको एक तो भारतमाला परियोजना और एक सेतु भारतम योजना को ध्यान रखना है। भारतमाला परियोजना और सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना इसी भारतमाला योजना पर पुलों का निर्माण करेगी। इसके अलावा ये सड़क पिछड़े इलाकों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को भी आपस में जोड़ेगी। एक योजना प्रस्तावित है भारत सरकार द्वारा, जिसका लगभग काम सरकार ने पूरा कर लिया है। तो ये एक भारत में प्रमुख सड़कें। चलिए अब हम भारत में रेलवेज पर बात करेंगे कि रेलवेज भारत में कैसा रहा, क्या कुछ है। चलिए भारत में रेलवेज, अगर आपको पूरे भारत की सफर करना है, देखना है, तो आप रेलवे का सफर कीजिए। और भारत में रेलवेज की शुरुआत सन 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर में ट्रेन चलाकर इसको शुरू किया गया। तो सबसे पहले भारत में रेलवेज का विस्तार या कब हुआ? भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई। कितने किलोमीटर में? 34 किलोमीटर में। आपकी किताब में रेलवे के 16 जोन लिखे हैं, वर्तमान में ये जोन 18 है। आप ध्यान रखेंगे 2 जोन आपकी किताब में नहीं लिखे हुए, हम उन पर भी बात करेंगे। उनके मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार मानचित्र में प्रश्न आया है यहां से। तो भारत में रेलवे 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई और भारतीय रेल सरकार का सबसे बड़े उद्यमों में से एक है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 66,300 किलोमीटर है, जो कि वर्तमान में लगभग 68,000 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है 2022 के अनुसार। जिस प्रकार से हमने सड़कों पर बात की कि उन्हें नेशनल हाईवे, राज्य सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों में बात की है, रेलवेज को भी पटरियों के बीच दूरी के आधार पर बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेलवे 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली रेलवे है बड़ी लाइन, सामान्य तौर पर इसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। इसे कहा जाता है ब्रॉड गेज। जब 2 पटरियों के बीच दूरी 1.6 मीटर से क्या हो? अधिक हो। जिन 2 पटरियों पर ट्रेन चलती है, एक डिब्बा, इनके बीच की दूरी अगर 1.6 मीटर से अधिक है तो उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। दूसरा है छोटी लाइन, या इसको बोलते हैं नैरो गेज। नैरो गेज जो है, जब पटरियों के बीच दूरी 0.610 से 0.764 मीटर के बीच हो तो उसे छोटी लाइन कहा जाता है। तीसरी होती है मीटर लाइन। जब पटरियों के बीच दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। और अंत में है मानक लाइन। इस लाइन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में किया जाता है। कहां किया जाता है? ब्रिटेन में। जब पटरियों के बीच दूरी 1.44 मीटर हो तो पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेलवे को 4 भागों में बांटा गया है: बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर लाइन या मानक लाइन। बड़ी लाइन 1.6 मीटर से अधिक, छोटी लाइन 0.610 से 0.764, कहीं 616 में लिखा होगा। इसके अलावा मीटर लाइन 1 मीटर और मानक लाइन 1.44 मीटर के आसपास होती है। और मानक लाइन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहां किया जाता है? ब्रिटेन में किया जाता है। आगे हमने रेलवे की बात कर ली, कितनी लंबाई है? वर्तमान में लगभग 68,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे है भारत में। और भारतीय रेलवे को कुल मिलाकर आप बात करें तो 18 मंडलों में बांटा गया है। हम मैप पर देखेंगे कि प्रत्येक मंडल कहां स्थित है। चलिए, बिल्कुल आसान है। आप इसे अलग अलग क्रमों में विभाजित नहीं करेंगे और आप इसे बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, दिशाओं में बांटना है हमें इसे। तो सबसे पहले हम भारत में
दिशाओं के आधार पर इसे बांटेंगे। सबसे पहले 4 दिशाएं हैं, एक उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक दक्षिण और एक मध्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। तो आपके 18 में से 2 बोल दूं कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी और मध्य रेलवे का मुख्यालय दोनों का दोनों मुख्यालय कहां है? मुंबई में। परंतु सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है, जबकि कलकत्ता में ध्यान रखना है आपको ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे का, और चेन्नई में साउथ रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण रेलवे का। इसके अलावा कलकत्ता के पास कलकत्ता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय भी है। तो एक आप अलग से ध्यान रखेंगे, 5 हो गए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और एक सेंटर। और ईस्ट के साथ को आपको कलकत्ता मेट्रो रेलवे को भी ध्यान रखना है। तो कुल 6 मुख्यालय आपके सामने वर्तमान प्रस्तुत है। 18 में से 6 हो गए, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, इसके अलावा पूर्वी, कलकत्ता मेट्रो और साउथ रेलवे। पहले हम इनको ध्यान रखेंगे। इसी के साथ कलकत्ता को साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी का। साउथ ईस्ट रेलवे, दक्षिणी पूर्वी। पहले तो ये होगी। अब 4 इनके बीच की दिशाओं पर ध्यान रखेंगे हम। एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके अलावा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो हमने साउथ ईस्ट की बात कर ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। तो नॉर्थ वेस्ट का मुख्यालय जयपुर और साउथ ईस्ट का मुख्यालय कलकत्ता में ही है। 2 आपके ये और पूरे हुए। इसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्थ उत्तरी पूर्वी भारत का मुख्यालय यहां है। अब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, हुबली कर्नाटक। हुबली कर्नाटक। चलिए साउथ वेस्ट रेलवे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 6 आपको यहां ध्यान रखने हैं, 4 आपको यहां ध्यान रखने हैं। टोटल 10 हैं ये। नॉर्थ दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता। कलकत्ता को मेट्रो का मुख्यालय दे रखा है और मुंबई को सेंट्रल का मुख्यालय दे रखा है। 6 यहां हुए। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर यूपी, नॉर्थ वेस्ट जयपुर राजस्थान, साउथ वेस्ट हुबली कर्नाटक, साउथ ईस्ट कलकत्ता को ही दे रखा है। कलकत्ता को 3 मुख्यालय दे रखे हैं भारतीय रेलवे ने। ध्यान रखेंगे हम ये बात। इसके अलावा कुछ रेलवे ऐसी हैं जो सेंटर के साथ मिले हुए हैं। चलिए, भारत के उत्तरी पूर्वी भारत को जोड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का निर्माण किया गया। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे और मुख्यालय है मालेगांव गुवाहाटी। मालेगांव गुवाहाटी जो है मुख्यालय है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। आपका 11 नंबर पॉइंट पूरा होता है इसी के साथ। 7 मुख्यालय हमें और ध्यान रखने हैं, इन पर बात करते हैं। चलिए, साउथ सेंट्रल, साउथ
ईस्ट, तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी मध्य की बात कर रहा हूं, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, और वर्तमान में कहां है? तेलंगाना में। साउथ सेंट्रल रेलवे तेलंगाना। ईस्ट सेंट्रल, इसी के जस्ट ऊपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार में है वे। और ये किसका मुख्यालय है? उत्तरी मध्य रेलवे का। चलिए, ये आपके दो और पूरे हुए भी। हमने उत्तरी मध्य, हाँ, अब आता है उत्तरी मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद। वर्तमान में आपको एटलस में इसकी जगह प्रयागराज लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। चलिए, वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय जबलपुर एमपी में है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर एमपी। तो 10 हमने यहां पढ़े, 11वां हमने यहां पढ़ा। 4 जो रेलवेज हैं वो सेंटर के साथ मर्ज है, नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल। तो इनके मुख्यालय मैंने आपको बात कर ली। वेस्ट का जबलपुर एमपी, नॉर्थ का इलाहाबाद यानी प्रयागराज यूपी में, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर बिहार में, और साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद तेलंगाना में मुख्यालय स्थित है। अभी हमारे पास 6, 4, 10, 15 मुख्यालय हो चुके हैं, 3 हमारे पास रह रही हैं। चलिए, एक तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मुख्यालय। नॉर्थ ईस्टर्न का नहीं, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कोस्ट रेलवेज की। सबसे पहली है ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एक आपका ये हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसका मुख्यालय है। साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, ये एक अलग से ध्यान रखना है आपको, ये एक अलग से ध्यान रखना है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का से सरकार ने बना रखा है। इसका मुख्यालय है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और अंत में भारत सरकार ने सबसे नया रेलवे बनाया है दक्षिणी पूर्वी तटीय रेलवे। एक तो पूर्वी तटीय है, एक दक्षिणी पूर्वी तटीय रेलवे है। भारत का 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी तटीय रेलवे और मुख्यालय कहां स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का 18वां रेलवे जोन है ये। तो ये भारत के 18 रेलवे जोन आपके सामने मानचित्र में प्रदर्शित है। तो 4 तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी से देखना है। एक सेंटर को देखना है, कलकत्ता मेट्रो को देखना है आपने पहले। इसके बाद में आपने चारों के बीच में उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी को देखना है। अलग से आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को देखना है। फिर चारों के मध्य में देखना है। फिर 3 मुख्यालय, एक तो पूर्वी तटीय, एक दक्षिणी पूर्वी तटीय और एक सिर्फ दक्षिणी तटीय रेलवे है। ये इनके मुख्यालय जो है वो यहां स्थित है। चलिए, इसके अलावा भारत सरकार की एक बड़ी परियोजना पर बात करते हैं, कोंकण रेलवे। एक कर्नाटक के रोहा, कर्नाटक के मंगलोर को महाराष्ट्र के रोहा से जोड़ने के लिए भारत में कोंकण रेलवे को बनाया गया। कोंकण रेलवे भारतीय इतिहास का एक सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्टों में से एक था। जैसे अभी चिनाब पर भी भारत सरकार ने रेलवे का ब्रिज बनाया, बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन।
अगर आप उसे YouTube पर देखेंगे तो काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन है चिनाब ब्रिज की, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो। तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है, और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक इससे लाभान्वित है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वो इससे लाभान्वित है भाई। एक अच्छा प्रोजेक्ट ये भारत सरकार का। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा है, और सबसे मेन बात 140 नदियों को पार करता है ये प्रोजेक्ट, और इस पर लगभग 2000 के आसपास पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा 91 सुरंगें हैं, और एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर भी इसी प्रोजेक्ट पर है। तो कर्नाटक के मंगलोर को महाराष्ट्र के रोहा से जोड़ने वाला कोंकण रेलवे जो है 2000 पुल, 140 नदियों को पार करता है, 91 सुरंगें हैं, और एशिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग भी इसी रूट पर है, 6.5 किलोमीटर लंबी है। एक अनूठा प्रोजेक्ट। इसके अलावा भारत सरकार ने, मैंने अभी बात की आपको, चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया है। आप रामेश्वर सेतु परियोजना को भी देख सकते हैं नीचे, रेलवे के लिए जो बनाई गई है। रेलवे भारतीय इतिहास के अनुत्थान में काफी महत्वपूर्ण रहा। ये भारत में रेलवे के जोन, रेलवे की प्रमुख ऊंचाइयां, लंबाइयां, कितने किलोमीटर लंबा है और क्या क्या मेन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में जो अगला बिंदु है वो है जल परिवहन। दो परिवहन हमारे पूरे हुए, अब हम जल परिवहन पर बात करेंगे। क्या है प्रमुख चीजें जल परिवहन की? 2 मिनट। चलिए, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन, और सामान्य तौर पर इसका उपयोग जो है वो माल को या भारी माल को ढोने के लिए किया जाता है। और जल परिवहन के बारे में एक बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इसके लिए आपको सबसे पहली बात मार्ग नहीं बनाना पड़ता। और इसके मैंने बात की कि इसको 2 प्रकार से बनाया गया, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय, यानी इसको आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में भी बांट सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रों के माध्यम से, जिस हम 12 पत्रों की बात पहले करके आए हैं पिछले चैप्टर में, कि कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, और मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया महाराष्ट्र में। इसके बाद में हमने बात की कि अगला पतन है मारमागांव गोवा में, उसके बाद में मंगलोर कर्नाटक में, फिर कोची पतन केरल में। तमिलनाडु में 3 पतनों की बात की, एक चेन्नई पतन, और चेन्नई पतन के भार को कम करने के लिए एनोर पतन और निचली की तरफ तूतीकोरिन पतन का निर्माण किया गया। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर पारादीप उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाहों पे बात की थी, कलकत्ता और हल्दिया। अब ये जो 12 बड़े बंदरगाह भारत में हैं, ये विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं भारत के साथ। परंतु अब हम इस चैप्टर में सिर्फ आंतरिक जल परिवहन पर बात करेंगे, और भारत में जिस प्रकार सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, उसी प्रकार इनके लिए भी राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं। और भारत में जल मार्गों को संभालने के लिए अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण। चलिए, जैसे हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की, वैसे यहां इसका निर्माण 1986 में किया गया, और ये भारत में जो है जल मार्गों की पहचान करता है। वर्तमान में भारत सरकार के पास लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे जलमार्ग हैं, जो कि देश के कुल यातायात या परिवहन का 1% भाग संभालते हैं। हम तीनों जो भी आपके सिलेबस में 5 जल परिवहन दे रखे हैं, इन परिवहन को मानचित्र के माध्यम से समझेंगे।
चलिए क्या क्या प्रमुख बिंदु है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया एक बंदरगाह है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा गया भी। इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है ये जलमार्ग, और इस जलमार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हल्दिया फरक्का, फरक्का पटना, पटना इलाहाबाद। हल्दिया से फरक्का तक, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, फिर बिहार की राजधानी पटना तक, और फिर पटना से इलाहाबाद। मैंने अभी बात की, इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, नाम चेंज कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने इसका। इसके प्रमुख भाग, पहला भाग ये इलाहाबाद से हल्दिया तक 560, फिर पटना तक 460 और फिर 600 किलोमीटर। और ये रूट जो है नौकायान योग्य है पटना तक और हरिद्वार तक छोटी नौकाओं के लिए ये जो है लाभदायक रहता है। तो काफी लंबा रूट है, 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा जलमार्ग है सदिया से धुबरी। अच्छा, ये जलमार्ग गंगा नदी पर है। दूसरा जलमार्ग सदिया से धुबरी के बीच में है और 891 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 891 किलोमीटर लंबा सदिया से धुबरी के बीच में स्थित है ये जलमार्ग। और इसकी मेन खासियत कि डिब्रूगढ़ तक इसमें स्टीमर चलती हैं। अगर हम इसे बांग्लादेश के साथ मिला ले तो ये रूट जो है वो 1384 किलोमीटर लंबा हो जाता है। तो बांग्लादेश के साथ ये 1384 किलोमीटर लंबा है। सदिया से धुबरी भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो पहला नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश में जाने के बाद ये 1384 किलोमीटर लंबा हो जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है वो आपस में जोड़ता है कोटापुरम कोल्लम को। आपकी बुक में इस वाटरवे को 169 लिखा हुआ है, वहां आप इसे 204 कर लेंगे। कोटापुरम कोल्लम के साथ भारत की 2 प्रमुख नहरें, केरल की चंपाकरा नहर और उद्योग मंडल नहर को भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों नहरें मिलकर इस पूरा रूट जो है वो 205 किलोमीटर लंबा है और केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। इसके बाद में नेशनल वाटरवे नंबर 4 की बात करते हैं, काकीनाडा पुडुचेरी। काकीनाडा पुडुचेरी 1098 किलोमीटर लंबा है। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 है भारत का, ब्राह्मणी और मताई नदी पर बना हुआ है, 598 किलोमीटर लंबा। ब्राह्मणी और मताई नदी इसको साथ में जोड़ता है। ब्राह्मणी, मताई और महानदी का डेल्टा, इसके साथ पूर्वी तटीय नहर, महानदी डेल्टा और पूर्वी तटीय नहर को आपस में जोड़ता है नेशनल वाटरवे नंबर 5। तो भारत में प्रमुख 5 जलमार्ग है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद हल्दिया कितने किलोमीटर लंबा है? 1620। दूसरा वाटरवे जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी 891। तीसरा कोटापुरम कोल्लम तमिलनाडु के अंदर है, जिसमें 2 नहरें शामिल हैं, उद्योग मंडल और चंपाकरा नहर। और ये वाटरवे जो है वो 205 किलोमीटर लंबा है। वाटरवे नंबर 4 जो है काकीनाडा पुडुचेरी 1098 किलोमीटर लंबा, कृष्णा नदी को भी साथ में शामिल किया गया है। और वाटरवे नंबर 5 जो है वो है ब्राह्मणी मताई महानदी का क्षेत्र, जो कि 598 किलोमीटर लंबा है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है ये भारत के प्रमुख जलमार्ग थे।
अगली बात करते हैं भारत में रेल परिवहन और पाइपलाइनों की, दोनों साथ साथ चलेंगी। छोटी सी चीज है और छोटा सा बिंदु है। चलिए, एक तरफ है पाइपलाइन और एक तरफ है वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई और 1911 में पहली बार इलाहाबाद और नैनी के बीच जो है भारतीय डाक सेवा द्वारा वायुयान उड़ाया गया। तो भारतीय वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई, जिसे भारतीय डाक सेवा द्वारा चलाया गया। और यह रूट जो है वो 10 किलोमीटर लंबा था। वायु परिवहन प्राधिकरण संभालता है। भारतीय हाईवे और भारतीय एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको संभालती है। वायु परिवहन भारत के अंदर एक वायु परिवहन की पवन हंस नाम से हेलीकॉप्टर सेवा भी है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि भारत में दुर्गम स्थानों और कई धार्मिक केंद्रों पर अपनी सुविधा जो है वो देती है। और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी यह हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा भारत में वायु का प्रबंधन पूरा का पूरा जो लेन देन है वो एयर इंडिया संभालता है। और वर्तमान में कई प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। एयर इंडिया जो है वो सेवाएं देता है और सब कुछ यही देखता है भारत में परिवहन को। 1947 के अंदर शुरुआत 11 में हुई। 1947 में भारतीय वायु परिवहन के लिए 4 कंपनियां सामने आई। पहली थी इंडियन नेशनल एयरवेज INA, आजादी के जस्ट बाद की बात है। दूसरी टाटा कंपनी रही, टाटा एयरवेज लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड की बात कर सकते हैं। इसके अलावा एयर सर्विस ऑफ इंडिया भी भारत में वायु परिवहन के लिए, और एक थी दक्कन एयरवेज। भारत में वायु परिवहन की ये जो है सेवाएं थी 1947 में। पहली INA इंडियन नेशनल एयरवेज, इसके अलावा में दूसरी थी, इसके अलावा दूसरी जो सेवा थी वो थी, हमने बात की टाटा सन्स की, तीसरी एयर सर्विसेज की और चौथी दक्कन एयरवेज की। 1951 में 4 और कंपनियों ने भारत सरकार में सेवा देना शुरू किया और इनके नाम हम याद रखेंगे। भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस। तो हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, कलिंगा एयरलाइंस, इसके अलावा एयरवेज इंडिया और भारत एयरवेज, ये सब बंद होगी थी बाद में। भारत एयरवेज और इंडिया, ये 4 कंपनियां 1951 में रही। दोबारा से बात कर लेते हैं। 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच में भारत में परिवहन सेवा शुरू की गई। 1947 में इंडियन नेशनल एयरवेज और टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विस ऑफ इंडिया और दक्कन एयरवेज नाम से 4 कंपनियां जो है भारत में वायु सेवा उपलब्ध करवा रही थी। 1951 में 4 और कंपनियां भारत सरकार में जुड़ी। पहली थी हिमालयन एविएशन लिमिटेड, दूसरी भारत एयरवेज, तीसरी एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस। 53 में भारत सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ध्यान रखना है, 53 में भारत सरकार ने वायु परिवहन को अपने अंडर में ले लिया और सिर्फ 2 कंपनियां चलाई, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। परंतु
अब इन्हें भी आपस में सरकार ने मर्ज कर दिया गया है, इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ ही जोड़ दिया गया है। तो भारत सरकार वर्तमान में सिर्फ एक एयर इंडिया को ही जो है वो चलाती है। तो ये भारत में वायु परिवहन की शुरुआत थी और वायु परिवहन के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे भी जो है वो इनके साथ है। तीसरा है तेल व गैस पाइपलाइन। सामान्य रूप से जल के लिए उपयोग लाई जाती है, परंतु वर्तमान में तरल पदार्थों, कोयले को भी पिघलाकर परिवहित किया जाता है इससे। इसके अलावा पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइनें फेमस रही हैं और भारत में पाइपलाइन को ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो संभालता है। OIL कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के, कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम, साथ में प्राकृतिक गैस के परिवहन को भी देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। 1959 में एक कंपनी के रूप में इसे शुरू किया गया और भारत की प्रमुख पाइपलाइन जो आपकी किताब में लिखी है, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारिया पाइपलाइन नाहरकटिया, जो कि कहां है, असम में स्थित है, को बरौनी बिहार से जोड़ती है, को बरौनी बिहार से जोड़ती है। वर्तमान में ये पाइपलाइन कानपुर तक बढ़ा दी गई है। तो 1157 किलोमीटर लंबी देश पारिया पाइपलाइन जो कि नाहरकटिया असम को बरौनी बिहार से जोड़ती है। क्योंकि अगर आप 1960 तक का भारतीय पेट्रोलियम का इतिहास देखें तो सिर्फ असम एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, तो वहीं से इस पाइपलाइन को बनाया गया। इसके बाद में जब 1960 में पहली बार गुजरात के अंकलेश्वर में तटीय उद्भेदन हुआ, इसके बाद में बॉम्बे हाई से, वर्तमान में राजस्थान से भी पेट्रोलियम निकलता है, तो कुछ अन्य पाइपलाइनें साथ में बनाई गई। तो पहली पाइपलाइन पूर्वोत्तर या उत्तरी पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में इसका निर्माण किया गया। इसे 1966 में आगे कानपुर तक बढ़ाया गया। दूसरी पाइपलाइन जो है, इसके अलावा गुजरात के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अंकलेश्वर कोयली में भी एक शोधनशाला है। इसके अलावा आप देखेंगे बॉम्बे हाई कोयली, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भी भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, जो कि 1256 किलोमीटर लंबी है। एक पाइपलाइन सलाया गुजरात से मथुरा यूपी तक भी बनाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। सलाया गुजरात से मथुरा यूपी तक भी बनाई जा रही है, जो कि गुजरात से पंजाब को होते हुए यूपी तक कच्चे तेल को परिवहित करेगी, जो कि यूपी तक कच्चे तेल को परिवहित करेगी। इसके साथ ही IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड सिलीगुड़ी से नुमालीगढ़ तक भी एक 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है वो बना रहा है, 660 के आसपास है कुछ ये है। तो पेट्रोलियम की पाइपलाइनें तरल पदार्थों, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। 1959 में OIL ने बनाया, इसका निर्माण किया गया संगठन के रूप में। 57 में नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक ये पाइपलाइन बिछाई गई। 66 में इसे कानपुर तक बढ़ा दिया गया। एक पाइपलाइन सलाया से मथुरा यूपी, सलाया गुजरात में है। अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाईली कोयली और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो कि 1256 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा IOL सिलीगुड़ी से नुमालीगढ़ तक भी एक पाइपलाइन जो है वो बना रहा है। ये भारत में जो था परिवहन का बिंदु था, पूरा का पूरा टोटल बिंदु जो परिवहन हमारा था वो इसी चैप्टर में एक साथ पूरा हो गया। अब भारत के इसी चैप्टर के अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार यानी कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हमने व्यक्तियों और सामान के परिवहन की बात की। जब कोई डाटा, कोई तथ्य, कोई संग्रह, कोई सूचना
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, इस व्यवस्था को संचार कहते हैं। और संचार चाहे आप टेलीग्राफ से लेकर और वर्तमान में इंटरनेट की क्रांति तक देखिए, संचार ने दुनिया को हमेशा बदला है। चाहे आप समाचार पत्र से लीजिए, मैगजीन लीजिए, कुछ भी चीजें, ईमेल का विकास, सब संचार के अंतर्गत शामिल है। संचार चाहे व्यक्ति का पहले कबूतरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से हो, बोल चाल से हो, ढोल नगाड़े बजाकर हो, संचार के अलग अलग माध्यम रहे हैं। और संचार सदैव हम किसी अलग जगह के साथ हमारे संबंधों को भी व्यक्त करता है। संचार की मैंने बात की, कोई डाटा, कोई सूचना, कोई तथ्य है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किए जाते हैं, संचार कहते हैं। और संचार के दो माध्यम हैं, एक व्यक्तिगत संचार और दूसरा संचार है जन संचार। आप जितना भी रेडियो देखते हैं, चाहे आप टीवी को देखें, चाहे आप समाचार पत्र देखें, चाहे आप कोई मैगजीन देखें, ये सब जन संचार आते हैं, यानी सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। जबकि हम इंटरनेट को देखें, हम किसी को मैसेज करते हैं, कोई पत्र को देखें, पत्र व्यक्ति से व्यक्ति भेजा जाता है, चाहे आप ईमेल को देखें, फैक्स को देखें, कॉल भी इसी प्रकार का ही माध्यम होता है, दूरभाष यानी टेलीफोन, ये व्यक्तिगत संचार में आते हैं। जब संचार दो व्यक्तियों के बीच हो उसे व्यक्तिगत संचार, और पूरे लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे जन संचार कहते हैं। जो अखबार मेरे घर आ रहा है वही आपके घर आ रहा है, परंतु इंटरनेट, पत्र, ईमेल, फैक्स या दूरभाष इस प्रकार का संचार नहीं होते, वो दूसरे प्रकार का संचार का माध्यम होते हैं। चलिए, जनसंचार में हम भारत में दो चीजों पर बात करेंगे, पहले रेडियो पर और फिर टेलीविजन पर। एक तरफ रेडियो है और एक तरफ टीवी है। रेडियो सिर्फ श्रव्य साधन है, जबकि टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों साधन है। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा की गई। 1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे ने भारत में रेडियो की शुरुआत की, परंतु जब यह अत्यधिक प्रफुल्लित हो गया, इसने लोकप्रियता पाई, तो सरकार ने इसे 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के तहत अपने अंदर ले लिया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के तहत इसे अपने अंदर ले लिया 1930 में। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो, और उसके बाद में सरकार ने 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया। तो शुरुआत 23 में क्लब ऑफ बॉम्बे से हुई, 30 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इसे अपने अंदर लिया, 56 में एयर इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और 57 में इसे आकाशवाणी में बदला गया। वर्तमान में शिक्षा, मनोरंजन, सूचना से जुड़े अत्यधिक काम जो है वो रेडियो संभालता है। दूसरा टेलीविजन का इतिहास रहा। 1959 में टीवी को सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में शुरू किया गया। तो मैंने 1959 में भी आपको पिछली एक और बात बताई कि 1959 में ही भारत में पाइपलाइन के समय ओआईएल की स्थापना हुई है। 72 में अंधे केंद्र चालू की गए। 76 में ऑल इंडिया रेडियो से टीवी को अलग कर दिया गया और भारत सरकार यहां स्थापना करेगी दूरदर्शन यानी डीडी की। 1976 में दूरदर्शन या डीडी की स्थापना हुई। अगली बात प्रमुख क्या रही, भारत सरकार ने दूरदर्शन के संचार के लिए इनसैट 1A उपग्रह चलाए। इस उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन का संचार किया गया। इसके अलावा सीएनपी समूचे नेटवर्क पर साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई जो कि पूरे देश के लिए उपलब्ध रहे। साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो देश के लिए उपलब्ध रहे। ये दो रहे। अंतिम बात करते हैं भारत में उपग्रह संचार क्या था, क्या क्या उपग्रह प्रमुख रहे, हमको क्या क्या बिंदु इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए उपग्रह संचार की बात करते हैं। उपग्रह, अगर आप 500 किलोमीटर में कोई संचार का माध्यम है, उपग्रह के माध्यम से उसे आप 5000 किलोमीटर में बदल सकते हैं। एक तीव्रगामी संचार का माध्यम, और भारत सरकार अन्य प्रकार के उपग्रह छोड़ता है।
और भारत में उपग्रह प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसे आप क्या बोलते हैं, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट। और दूसरा है भारत में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। तो दो प्रकार के उपग्रह संचार भारत में चल रहे हैं। इनसेट की स्थापना 1983 में हुई, 1983 में हुई। IRS की स्थापना 1988 में हुई, जब रूस के वैकानूर से भारत सरकार ने जो है वो अपना IRS-1A छोड़ा गया। वर्तमान में भारत सरकार के पास अपने खुद के उपग्रह के लिए SLV, PSLV और GSLV यान है। इसको बंद कर दिया गया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका भारत सरकार अभी भी उपयोग कर रही है, और GSLV जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जो चल रहा है। भारत में सभी प्रकार के उपग्रह संचार का डाटा हैदराबाद में स्थित NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र या सेंटर सब संभालता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। ये भारत सरकार में उपग्रह संचार के बिंदु थे और पूरा परिवहन का बिंदु था। अगली कक्षा में हम किसी और बिंदु पर बात करेंगे, अगले और चैप्टर पर। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।